टॉपिक एनसीईआरटी बुक और ये आप पूरा देख सकते हो। आज हमारा सेकंड ग्रेड लोक प्रशासन में अभिप्रेरणा टॉपिक है। ये सेकंड ग्रेड का सिलेबस है जो लोक प्रशासन, ये भी कर लिया हमने। हमारे ये कल मैंने आपको निर्णयन दिया था, निर्णयन टॉपिक की परिभाषा, निर्णयन के प्रकार, निर्णयन के चरण और इनकी क्या क्या विशेषता थी। एनसीईआरटी बेस सारे नोट्स मैंने दे दिए एक ही वीडियो में। आज एक ही वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी कि अभिप्रेरणा का जो टॉपिक है ना, एनसीईआरटी की पीडीएफ भी मैं साथ में देती हूँ, टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ और लास्ट में पीडीएफ भी दिखाती हूँ, पूरे के पूरे जो एमसीक्यू वगैरह है वो भी करवाती हूँ, महत्वपूर्ण बिंदु वो भी करवाती हूँ। अभिप्रेरणा टॉपिक है, उसके बाद नेतृत्व और संप्रेषण, इस यूनिट का 2 टॉपिक रह चुके हैं। अभिप्रेरणा आज स्टार्ट करेंगे हम और इसके सारे नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ये आप देख सकते हो जो 2018 सेकेंड ग्रेड में पर्सन एग्जाम में आया था। उसके बाद मैंने यहाँ भी कुछ पॉइंट लिए हैं जो 2013 के एग्ज़ाम में आया था सेकंड ग्रेड के। ये भी 2011 के सेकंड ग्रेड में आया था, ये 11 में भी आया, 10 में भी आया और उसके बाद ये 2013 के सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में पर्सन आ चुका है। ये आरएस जो होता है ना मेन, वहाँ 2012 में आया था इस टॉपिक से, क्योंकि आरएस मेन का भी ये टॉपिक है। ये आरएस 2000 में आया था, आरएस में भी। और सेकंड ग्रेड में टॉपिक हर्स इस डगलस मैग्रर और हर्जबर्ग और कौन कौन सा है, मैस्लो, जिसने आवश्यकता पद सोपान का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ से पर्सन आते रहते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, हर्जबर्ग का एक, तो एक मैग्रर का और एक है अब्राहम मैस्लो का। और आज हम इसके सिद्धांत, इसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, इसके प्रकार सब पढ़ेंगे। और ये आप देख सकते हो, तो ये कलाम नोट्स भी मेरे पास हैं, यहाँ से भी कुछ सार मैंने यहाँ से भी लिया है। और ये आप देख सकते हो इसके अंदर भी ये टॉपिक दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा। और उसके बाद है ये जो इसकी परिभाषा है ना, ये 2011 में आया था, इसकी परिभाषाएं वगैरह है ना, ये सब मैं आपको जो जो पॉइंट आगे आएगा मैं कराती जाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। अभिप्रेरणा शब्द की जो उत्पत्ति है ना, वो लैटिन भाषा शब्द के मोटम से हुई है, जिसका अर्थ शाब्दिक होता है किसी व्यक्ति को जागृत करना। हम भी तो मोटिवेट होते हैं तो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। अभिप्रेरणा हमारे दैनिक जीवन का भी भाग है। हम कई बार डिमोटिवेशन हो जाते हैं तो हमको मोटिवेशन करना पड़ता है, कुछ मोटिवेशन वीडियो देख के, किसी को एक्सपायर दे के, जैसे IPS RS वगैरह को देख के, या जो भी हमें बनना होता है तो हम भी ऐसे बन सकते हैं। इस तरह से अभिप्रेरणा हमारे अंदर भी जागृत होती हैं। और इसके बाद जब अभिप्रेरणा है ना, ये आंतरिक शक्ति है, इसके बाद हमारी संवेदनाएं काम करती है, जैसे हाथ पैर कान है ना, ये बाद में काम करती है, पहले हमारी जो आंतरिक शक्ति है ना ये है। फिर प्रबंध, देखो प्रबंधन के क्षेत्र में अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जिसके कारण कर्मचारी अधिक कार्य के लिए और उत्पादन के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है 2018 में। अभिप्रेरणा तथा मनोबल, मनोबल से एक प्रश्न आया था 2011 में कि अभिप्रेरणा से मिलता जुलता विचार मनोबल है, जो कर्मचारियों में उत्साह का प्रतीक होता है, जिसे सामान्य भाषा में हौसला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हौसला कहा जाता है। अभिप्रेरणा मूलतः व्यक्तिगत होती है, जबकि मनोबल मुख्य रूप से सामूहिक स्तर पर कार्य करता है। सामूहिक रूप में जो कार्य करता है वो मनोबल होता है, एक दूसरे के से आगे जाने की होड़। जहाँ हम सामूहिक रूप से संगठन में या संस्था में काम करते हैं तो हम देखते हैं उसने इतना कार्य किया, उसको इतना वेतन मिला है, तो आज हम भी ज़्यादा काम करेंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे, हमें भी ज़्यादा वेतन मिलेगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अभिप्रेरणा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, किंतु मनोबल हमेशा सकारात्मक ही होता है, मनोबल हमेशा सकारात्मक होता है। ये प्रश्न आया था, देखो यह एक विशिष्ट मानसिक भावनात्मक स्थिति है जो कार्य के प्रति दृष्टिकोण, इच्छा शक्ति को प्रभावित करती है। ये 2011 में RPSC सेकंड ग्रेड में आया था, करती है। यह कथन है, यह से क्या मतलब, यानी कि मनोबल का ये कथन है। किसका है? मनोबल। अभिप्रेरणा, नेतृत्व, निर्णयन और संप्रेषण, चारों टॉपिक पूरे हो जाएंगे तो इसकी मैं पूरी के पूरी MCQ जो पूरे एग्जाम में आ चुके हैं सब करवाऊंगी। तो अभी पढ़ते हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत। यह वह सिद्धांत बताते हैं कि कोई प्रबंधक अपने कर्मचारियों को किस प्रकार से कार्य के प्रति जागृत करता है। अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पद सोपान का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आ चुका है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी शक्ति को उसकी 5 प्रकार की आवश्यकता अभिप्रेरित करती है, किंतु यदि किसी आवश्यकता के प्रति आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो वह अभिप्रेरित करना भी बंद कर लेती हैं और उससे उस आवश्यकता का आधार बन जाती है। मैस्लो ने निम्न में से उच्च की और 5 आवश्यकताएं जो स्वीकार की, ये 2013 में आया था। भौतिक शारीरिक आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान वेतन मजदूरी शिक्षा, ये सब ये प्रश्न आया था एग्जाम में 2013 में।
और ये प्रथम आवश्यकता है। सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, स्थायीकरण, पेंशन, ग्रेजुएशन, भविष्य निधि, यानी ये सब होता है। फिर है सामाजिक आवश्यकता, अनौपचारिक संबंध, सहभागिता, सामाजिक संगठनों की सदस्यता, जैसे समाज में हम रहते हैं, परिवार, समाज, उन सब की जरूरत होती ही है। महत्वाकांक्षा आवश्यकता, शक्ति, उपलब्धि, पदोन्नति होती है ना, ये होती है महत्वाकांक्षा आकांक्षा आवश्यकता। आत्मसिद्धि, जिसमें रुचि, इच्छा, सृजनात्मक, यानी सर्वोच्च इसको माना था। ये 2011 में आया था कि अब्राहम मास्लो की 5 आवश्यकताओं में सबसे सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी है, तो ये है आत्मसिद्धि आवश्यकता। यहाँ आप देखोगे तो मैस्लो ने एक परिभाषा दी थी, एक मनुष्य जो हो सकता है उसे अवश्य होना चाहिए। उसके बाद है आत्म वास्तविकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्ट गोल्डस्टीन ने द्वारा किया गया था। उसके बाद ये 5 आवश्यकताएं जो मैस्लो ने बताई थी। प्रथम आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरी सुरक्षा, और तीसरी सामाजिक, चौथी है सम्मान, और 5वीं आत्मसिद्धि। तो ये जो 2 है ना, सुरक्षा, शारीरिक और सुरक्षा संबंधी, ये निम्न स्तरीय आवश्यकता है। मध्यम स्तरीय आवश्यकता है सम्मान और सामाजिक आवश्यकता है, और उच्च स्तरीय आवश्यकता है आत्मसिद्धि। इस तरह से इन्होंने बांटा था। और सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी है, ऐसा प्रश्न आया था 2011 में सेकेंड ग्रेड में। यह है अल रफर का जो ERG सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता पर सोपान को निम्न 3 भागों में बांटा था: अस्तित्व आवश्यकता, संबंध आवश्यकता, वृद्धि आवश्यकता। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आने की संभावना कम है। अब्राहम मैस्लो ने के विपरीत अल्डफर का मानना था कि व्यक्ति इस पद सोपान में उच्च से निम्न की ओर जा सकता है। ये उच्च से निम्न की ओर बताता है, और अब्राहम मैस्लो निम्न से उच्च की ओर बताता है। ये अल्डफर है ना, यहाँ से बताता है कि पहले आत्मसिद्धि की आवश्यकता है, फिर उसके बाद ये शारीरिक आवश्यकता है। जबकि अब्राहम मैस्लो है ना, वो यहाँ से बताता है पहले शारीरिक, फिर सुरक्षा, फिर सामाजिक, फिर सम्मान, फिर आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये उल्टा बताता है अल्डफर, और ये बताता है इस तरह से अब्राहम मैस्लो, और अल्डफर बताता है ऊपर से नीचे की ओर, निम्न स्तर, उच्च से निम्न स्तर की ओर। यह हर्ट्जबर्ग का सिद्धांत, आरोग्य सिद्धांत भी कहा जाता है। ये 2013 और ये 2020 या 22 में वापस प्रश्न आया था कि आरोग्य सिद्धांत किसे कहते हैं, तो ये था हर्ट्जबर्ग का द्विघटक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी संगठन में 2 प्रकार के घटक होते हैं, स्वास्थ्य घटक और एक है अभिप्रेरक घटक। 2 पद होते हैं। अभिप्रेरणा की जो परिभाषा है ना, वो पूरी NCERT के बेस में दूंगी, NCERT की PDF में दे दूंगी, क्योंकि वहाँ से प्रश्न वहीं से पुटअप होता है, तो वहाँ से पूरी दूंगी। स्वास्थ्य घटक, इसमें सभी सुविधाएं शामिल हैं। इसके होने पर कर्मचारी संतुष्ट नहीं होता, किंतु जिनके नहीं होने का या अनुपस्थिति से कर्मचारी असंतुष्ट हो जाता है, यह स्वास्थ्य घटक। इस प्रकार स्वास्थ्य घटक मुख्य कर्मचारी के असंतोष से संबंधित है, यानी कि इसमें कर्मचारी जो होते हैं उसके अंदर असंतोष की स्थिति होती है, वो पूर्ण रूप से यानी कि संतोष नहीं रख पाते, अपने आप को यानी कि एडजस्ट नहीं कर पाते कि कुछ न कुछ कमी है। अभिप्रेरक जो घटक है, इसके विपरीत अभिप्रेरक घटक में सभी सुविधाएं शामिल हैं, जिनके नहीं होने या अनुपस्थिति कर्मचारी असंतुष्ट नहीं होगा, किंतु यह सुविधाएं प्रदान कर दी जाए तो कर्मचारी संतुष्ट होने के साथ साथ अभिप्रेरित भी हो जाता है, क्योंकि इनका संबंध कर्मचारी की संतुष्टि से है। ये RS 2012 में आया था, कर्मचारी की संतुष्टि से। अब है यह स्वास्थ्य घटक और यह अभिप्रेरक घटक। स्वास्थ्य घटक में वेतन या मजदूरी आती है, यहाँ चुनौतीपूर्ण कार्य, निःशुल्क सुविधाएं होती है स्वास्थ्य घटक में, इसमें वृद्धि आवश्यकता होती है। कार्य करने की दशाएं होती है स्वास्थ्य घटक में, इसमें प्रशंसा होती है, तो इसे ये अभिप्रेरक या मनोबल भी इनको मिल जाता है। निरीक्षण अथवा पर्यवेक्षण इसी के अंदर होता है। अर्थपूर्ण कार्य होता है, कार्य से संबंधित ये सारी नीतियाँ या प्रशासन, इसमें उपलब्धि और जिम्मेदारी होती हैं। इसमें उत्तर व्यक्तित्व संबंध है, इसमें कार्य स्वयं में है, यानी खुद को करना पड़ता है अभिप्रेरक में। ये जो पढ़ रहे हैं ना हम, ये अभिप्रेरणा के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसमें अब्राहम मास्लो का पढ़ा, जिसके अंदर 5 उसने आवश्यकताएं बताई थी। उसके बाद अल्डफर का पढ़ा, उन्होंने उच्च स्तर से निम्न स्तर की आवश्यकताएं बताई थी। उन्होंने कहा पहले सम्मान या सर्वोच्च आवश्यकता है, सम्मान आत्मसिद्धि की आवश्यकता जो सर्वोच्च होती है, और स्वास्थ्य जो होती है वो लास्ट में आती है। जबकि अब्राहम मास्लो ने कहा पहले स्वास्थ्य, फिर सुरक्षा, फिर सामाजिक, है ना, उस तरह से बताया था। तीसरा था हमने बताया हर्ट्जबर्ग का, है ना। उसके बाद अब है डगलस मैगर का। हर्ट्जबर्ग का नहीं बताया, हर्ट्जबर्ग का बताया था हमने स्वास्थ्य घटक और अभिप्रेरक घटक। उसके बाद अब है डगलस मैकर का जो XY सिद्धांत है। एक सिद्धांत होता है वो होता है नेगेटिव, Y सिद्धांत होता है वो होता है पॉजिटिव। मैकरेर ने अपनी पुस्तक द ह्यूमन साइड ऑफ एड्रेस प्राइवेस, देखो इंग्लिश मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं शायद वहाँ बता दूंगी, NCERT में लिखी हुई है ये। मैं कर्मचारियों को XY 2 श्रेणी में बांटा, जिनकी विशेषता निम्न है। X श्रेणी जो नकारात्मक निराशावादी कार्य में
अरुचि रखते हैं, यहाँ सकारात्मक है, आशावादी होते हैं वाई से। मैंने कहा ये पॉजिटिव है भाई, एक्स है वो नेगेटिव है, ये आप सब देख सकते हो। यहाँ बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ऐसे में इम्पोर्टेंट ये टॉपिक इतना नहीं है, जितना टॉपिक सिर्फ यही है कि कौन सी आवश्यकता इसकी पॉजिटिव है, सकारात्मक, कौन सी नेगेटिव है। विलियम जी आउची का जेड सिद्धांत, ये 5वां सिद्धांत है अभिप्रेरणा का। ये सिद्धांत है ना 1981 में अपनी पुस्तक, आउची ने अपनी पुस्तक कौन सी थी, थ्योरी जेड में प्रस्तुत किया। पुस्तक को याद रखना, बाकी कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। अभिप्रेरणा के 3 आधार स्वीकार किए उन्होंने, विश्वास, आत्मीयता और गर्मज्ञता। इसका अर्थ है कर्मचारियों में अव्यक्तित्व की इतनी गहरी पहचान जिसमें सुपरवाइजर यह जान सके कि कौन सा कर्मचारी किस कर्मचारी के साथ में अच्छी तरह काम कर सके और इसी के आधार पर कर्मचारियों के समूह बनाता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत की 4 विशेषताएं, कर्मचारियों की भागीदारी, संगठन और कर्मचारी के बीच मजबूत संबंध, औपचारिक संबंधों तथा संगठनों का खंडन और अनौपचारिक संबंधों पर बल और मानव संसाधन निवास, ये है इसका। और उर्वी का जेड सिद्धांत, उर्वी का जेड सिद्धांत क्या है ये आप देख सकते हो। उर्वी का जेड सिद्धांत 12 बुक के में इसका जो है ना माना गया है, और मैं पूरी बुक की पीडीएफ भी दे दूंगी, 12 बुक की जो इसका अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। अभी ये सिद्धांत पढ़ाऊंगी, उसके बाद एनसीईआरटी की पीडीएफ दे दूंगी, उसके बाद थोड़े से सिद्धांत और प्रकार रह चुके हैं वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो जो बड़ा हो जाता है उसकी क्लियरिटी है ना वो अच्छी नहीं आती। वर्ष 1943 में उर्विक ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि बताया कि प्रशासन और प्रबंध के 2 विपरीत किंतु पूर्व पहलू हैं, वैज्ञानिक तथा कलात्मक पहलू। उर्विक ने इन दोनों पहलुओं को जेड की आकृति में माध्यम से आपस में जोड़ने का प्रयास किया और यह बताया कि एक अच्छे प्रबंधक को इस दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं, किंतु वास्तव में इस सिद्धांत का संबंध संगठनात्मक प्रभावशीलता से है। क्या है, सृजनात्मक प्रभावशीलता से है, संगठनात्मक प्रभावशीलता से। संगठन होता है ना, उसके अंदर जो प्रभावशीलता होती है ना, उसका सिद्धांत है ये। उसके बाद अभिप्रेरणा का समानता का सिद्धांत एडम्स ने दिया था, जेएस एडम्स ने दिया था। अभिप्रेरणा का ये है ना, ये पथलव्य का सिद्धांत ये मोरगो पॉल्सन ने दिया था। और स्पष्टता, चुनौतीपूर्ण लक्ष्य और प्रतिबद्धता, इसकी विशेषता इस पर निर्भर करते हैं ये। उसके बाद कल यहाँ से वापस से नोट्स दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। अब मैं एनसीईआरटी प्रेरणा टॉपिक है, एनसीईआरटी 12 क्लास की अध्याय 7 में है, और मैं आपको यहाँ सिर्फ पीडीएफ दे रही हूँ, क्योंकि पूरी लास्ट में पढ़ाऊंगी जब अभिप्रेरणा टॉपिक पूरा हो जाएगा। यहाँ अभिप्रेरणा के प्रकार पूरे दिए हुए हैं, अभिप्रेरणा के उद्देश्य, अभिप्रेरणा का महत्व, मौद्रिक अमौद्रिक अभिप्रेरणा वगैरह सब अभिप्रेरणा के प्रकार हैं। और एनसीईआरटी जो मनोविज्ञान है ना, साइकोलॉजी बुक, वहाँ भी अभिप्रेरणा का टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक में एक ही वीडियो या एक पूरा वीडियो बनेगा, जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद ये हम दे दूँगी मैं आपको, लेकिन अभी ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये अब्राहम मैस्लो की जो आवश्यकताएँ हैं, और आगे हम देखते हैं एक्स वाई का सिद्धांत भी देख लिया। ये एमसीक्यू है, ये पूरे एमसीक्यू में करवाऊंगी।